नमस्कार। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपका परिचय एक ऐसे व्यक्तित्व से करा रहे हैं जिन्होंने अपने लगभग 6 दशक के जीवन में बहुत उपलब्धियां अर्जित की हैं अलग-अलग क्षेत्रों में। कार्टूनिंग के क्षेत्र से लेकर साहित्य सृजन, पत्रकारिता, जनसंपर्क, प्रसारण माध्यम, कमेंट्री, न जाने ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहां इन्होंने न सिर्फ काम किया बल्कि अपनी उत्कृष्टता का भी एक तरह से प्रदर्शन किया। ये शख्सियत हैं प्रभात गोस्वामी। गोस्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और इस बहाने आज आपके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर बातचीत करेंगे, आपके जीवन यात्रा के बारे में और समकालीन मीडिया, पत्रकारिता, खेल, जिन क्षेत्रों में आपने काम किया है उनकी स्थितियों के बारे में, आपके कुछ विचारों के बारे में। इस कार्यक्रम का हमारा यही है। जी हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, आप जारी रखें। हमारा उद्देश्य यही है कि जिन मित्रों से हम बात कर रहे हैं उनके आज से तो बहुत सारे उनके आत्मीय मित्र और परिचित जानकार जानते हैं। हम शुरुआत करेंगे किस तरह की उनकी वो संघर्ष गाथा रही, क्योंकि हम सफलता के उन सोपानों को देखते हैं, लेकिन जिस तरह की उन्होंने मेहनत की है, संघर्ष किया है, जो द्वंद उनके मन में रहा है, कोशिश करेंगे कहीं उस पर बात करने की। तो यूजुअली पहला मेरा सवाल यही रहता है कि आज जीवन के इस मोड़ पर जब पीछे मुड़ करके हम अपना शैशव काल और बाल अवस्था देखते हैं, अपने पेरेंट्स को याद करते हैं, अपने शिक्षकों को याद करते हैं, अपने विद्यालय का वो जीवन, उसकी बहुत सारी मीठी मीठी स्मृतियां, जितनी याद इस समय आपको आ रही हैं, तो कुछ अपने उस शैशव काल, बाल बचपन के बारे में बताएं। कैसे आपका जीवन कहाँ बीता, कहाँ हुआ, कुछ उस काल की स्थितियों के बारे में। जी। मेरा जन्म मरुस्थलीय जिला बीकानेर में हुआ और वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और बाद में जब सेवा काल आया तो उसका भी एक हिस्सा उसी मरु नगरी में बीता। बीकानेर जहां पर उस दौर में जब मैंने जन्म लिया था, ये 1959 की बात है, तो उस समय बहुत कठिन परिस्थितियां थी। काली पीली आंधियां चलती थी, पानी की बहुत कमी थी और अमूमन घरों में नल बहुत कम लोगों के थे उस दौर में। तो हम लोग गोस्वामी चौक के एक सार्वजनिक जो एक नल जैसे कहते हैं लगा हुआ होता है, वहां से लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर कई कई घंटे तक इंतजार के बाद पानी लाया करते थे। तो वो पानी हमारे लिए एक अमृत समान होता था। उस दौर में एक ये भी था कि ज्यादातर जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके सामने एक संघर्ष था। चाहे वो पानी लाने का संघर्ष था, चाहे नौकरी के लिए संघर्ष था, चाहे जीवन यापन के लिए संघर्ष था। क्योंकि उस दौर में जब आर्थिक परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, तब हमारे जो अग्रज हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे चाचा चाची या ताऊ दादा जो भी थे, वो सब नौकरी में थे। तो उस समय व्यवसाय या व्यापार के बारे में तो कल्पना ही नहीं थी, क्योंकि जेब खाली थे। तो उस दौर में जो मुट्ठी भर तनख्वाह आती थी, उसमें भरे पूरे परिवार का जीवन यापन। और उसके बाद में जब शिक्षा की शुरुआत हुई तो मुझे शुरुआती दौर में जो बहुत छोटी कक्षा कह लीजिए आप उसको, कि कच्ची पहली कहते थे उस समय, आज जो पता नहीं आज जो प्रेप क्या क्या कहते हैं उसको, लेकिन जी LKG प्रेप इस तरह। तो हम कच्ची पहली से लेके तीसरी कक्षा तक मैं अपनी माताजी, मेरी माँ प्रभा गोस्वामी, एक महिला मंडल वहां शिक्षण संस्थान था, निजी क्षेत्र में काफी नाम था उसका, रतन देवी दम्माणी उसकी मालिकिन थी, और वो उन्होंने काफी लोगों को रोजगार दिया।
हालांकि बहुत मुट्ठी भर तनख्वाह मिला करती थी, लेकिन उस दौर में काम चल जाया करता था। उसके बाद में एक सरकारी स्कूल में मेरा पढ़ने का हुआ, तो शाला नंबर 7। अब उसको हम क्या कहें, हमको तो 7 नंबर स्कूल याद था, जबकि राजकीय प्राथमिक शिक्षा शाला नंबर 7 पहले नंबर हुआ करते थे। हमारी गली में, मैं जहां रहता था उस गली के सामने की तरफ दाऊ जी का मंदिर था, और उस गली में एक शाला नंबर 4 भी थी। उस 4 की जो प्रिंसिपल थे या प्रधानाध्यापक थे, बीके व्यास जी, तो वो स्कूल 4 नंबर की बजाय हमारे गोस्वामी चौक में बीके व्यास स्कूल के नाम से जानी जाती थी। तो बहुत ही साधारण से स्कूल में पढ़े, अंग्रेजी का जो एक आधार होता है आज के दौर में सभी छात्र छात्राओं का, वैसा हमारा नहीं हो पाया। हम थोड़ी बहुत जो भी सीख पाए भाषा, वो अपने अध्यवसाय से, मेहनत से थोड़ा करके अपने आप को इतना योग्य बनाया कि हम कहीं किसी प्रतिस्पर्धा में ठहर सके। तो बचपन के वो दिन याद करते हैं तो बहुत संघर्ष था। लेकिन गोस्वामी जी, संघर्ष की अनुभूति तो मुझे लगता है जब आप 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में आए होंगे तब शायद एहसास किया होगा। जी जी। वो बालक प्रभात, जो अपना जो बचपन होता है ना, 3 4 5 से आपने कहा कच्ची पहली क्लास में थे, उस समय तो जीवन में वो चंचलता, वो मस्ती और वही सब उस तरह का भाव रहता है। लेकिन जो आपने कहा कि साधारण स्कूल, निश्चित ही शिक्षक उस समय असाधारण होते थे। जब आप कह रहे हैं कि बीके व्यास का स्कूल, इसका मतलब प्राचार्य के नाम से वो स्कूल जाना जाता था, तो हम एहसास कर सकते हैं कि अपने आप उस समय जो आपके प्राचार्य थे, उनका कितना प्रभाव अपने विद्यार्थियों पर, स्कूल पर और समाज पर रहा होगा। मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहता हूँ कि जो आपकी बिल्कुल प्राथमिक कक्षाएँ थी, पहली, दूसरी, विद्यालय का माहौल किस तरह का था? आपके जो साहित्यिक संस्कार, जिनकी विस्तार से बात अपन बाद में करेंगे, जो अंकुरित हुए, क्या वहीं से कोई इस तरह के संस्कार मिले, या आपके पेरेंट्स कि वो नौकरी में थे, अध्यापन वगैरह या जिस क्षेत्र में भी वो रहे, क्या उनका भी किस तरह की प्रेरणा रही, या बेटा जो मर्जी आए करो, कभी उन्होंने अध्ययन ध्यान नहीं दिया पढ़ाई लिखाई पे? कुछ उस समय का यदि याददाश्त में आता हो आपके, और किस तरह के विद्यार्थी रहे? हिंदी, अंग्रेजी, मैं अपनी जब अंक तालिकाएं देखता हूँ पुरानी, तो मार्क्स देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है कि किसी में बहुत अच्छे हैं, किसी में 2-3 नंबर ही आ रहे थे 10 में से। वो अलग तरह की अनुभूतियां हैं, तो वो कुछ याद आ रहा हो तो बताएं आप। जी देखिए, मैं बहुत ईमानदारी के साथ बता रहा हूं कि स्कूल में खेलने कूदने में हमारा मन कहीं अधिक लगता था, और उस दौर के जो स्कूल थे, वहां के जो शिक्षक थे वो सिर्फ शिक्षा देते थे। जीवन में आगे क्या करना है उस समय इसकी चिंता ना स्कूलों में थी, ना घरों में माता पिता को थी। तो हमारे घर में भी ऐसा नहीं था कि मुझे कभी मेरे बाबूजी या मेरी माँ ने कहा हो कि बेटे बड़े होकर तुमको ये बनना है, इसलिए तुम इस तरह से पढ़ो या उस तरह से पढ़ो। गोस्वामी चौक की मस्ती थी, खूब खेला करते थे, पढ़ने के प्रति बेफिक्र थे। हालांकि उसका नुकसान भी हुआ कि मैं बहुत ज्यादा शैक्षणिक योग्यता मेरी नहीं रही। मैं अधिकतम द्वितीय श्रेणी जो उस समय माना जाता था, उस समय आपको याद होगा संजीव जी, आप भी उसी समकाल के हैं, कि उस समय फर्स्ट डिवीजन आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी, और आजकल सब फर्स्ट डिवीजन ही होते हैं। उस समय जब आप 95 और 100% के बीच में बात होती है। तो उस समय जब अखबारों में, बहुत बाद में जब अखबार में हम जब सेकेंडरी में आए थे, 10वीं कक्षा पास की थी, तो उस समय तो लगता था कि अखबार में नाम को 3 या 4 रोल नंबर होते थे फर्स्ट डिवीजन के, बाकी सारे सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। तो उस तरह की एक एजुकेशन थी जो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बचपन से गोस्वामी चौक का जो माहौल था बीकानेर में, हर घर में कला और संस्कृति से जुड़े, संगीत से जुड़े लोग हुआ करते थे। गोस्वामी चौक में जब शाम के वक्त खेलने के लिए निकलते थे बाहर चौक में, तो वहां बहुत ही साहित्यिक चर्चाएं भी होती थी, खेल कूद भी होते थे, आपसी वाद विवाद भी होते थे, और बहुत तरह की बातें होती थी। और उन्हीं कहीं बातों से मुझे लगा कि हमें कुछ सीखने को मिला।
कुछ आगे बढ़ने की एक दिशा नजर आई कि मुझे एक बात और किस्सा कि हमारे गोस्वामी चौक में पंकज गोस्वामी जी हमारे अग्रज थे, बड़े भाई थे। वो उस दौर में बहुत लोकप्रिय कार्टूनिस्ट थे। दीवाना तेज जो उस समय की एक बहुत बड़ी पत्रिका मानी जाती थी, वहां पर शंकर्स वीकली जो शंकर द्वारा जिसका संपादन किया जाता सिर्फ कार्टून पर आधारित पत्रिका थी, उसमें वो छपा करते थे। हम लगभग उनको कार्टून बनाते हुए देखते भी थे। हम जब देखते थे तो उनसे प्रेरणा भी मिली। तो गोस्वामी चौक में एक दौर ऐसा आया संजीव जी कि हर घर में एक कार्टूनिस्ट हुआ। और एक दिन हमारे गोस्वामी चौक को लोग कार्टूनिस्टों का चौक कहने लगे। हम सब उनको देखा देखी कार्टून बनाना हमने शुरू किया। किशोर भाई की बात होगी ये। कार्टून भी बनाते रहे और मजे की बात है कि किसी का पहला कार्टून स्थानीय स्तर पर छपता है, लेकिन हम लोगों का, हम सभी थे जिसमें सुधीर तेलंग पद्मश्री से अलंकृत किया भारत सरकार ने। दुर्भाग्य से वो अब हमारे बीच नहीं है। मेरे बाल सखा थे, बचपन के मित्र थे, बाद में हमारी रिश्तेदारी भी हो गई। तो इस तरह के लोग थे। सुधीर गोस्वामी थे, पूर्णेंदु शेखर थे, भारत अशेष थे, अवनीश थे, हरिनारायण थे। तो ऐसे बहुत से कार्टूनिस्ट थे जिनको देख देख के आपस में हम कार्टून सीखा करते थे और बड़े मजे से कार्टून भेजते थे। और पोस्टमैन का इंतजार करते थे कि कब वापसी लिफाफे में कोई जवाब आएगा, किसी की स्वीकृत होगी, किसी की अस्वीकृत होगी कार्टून। तो बड़ा मजा करते थे। किसी का स्वीकृत होता तो उसमें भी खूब खिल्ली उड़ाया करते थे। लेकिन सभी गोस्वामी चौक में जो मेरे मित्र थे, मेरे आसपास के लोग थे, उन सभी का एक न एक कार्टून कहीं ना कहीं नवभारत टाइम्स, दैनिक हिंदुस्तान, दीवाना तेज, लोटपोट, नंदा नदी, बाल भारती जैसी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके थे। तो वहां से मुझे लगता है कि कला का और एक व्यंग्य का एक जो संस्कार, मुट्ठी भर संस्कार मिल सका था, वो वहां से मिला। लेकिन गोस्वामी जी, आपने कहा कि जब आप स्कूल में थे, शिक्षकों का ध्यान शिक्षा की ओर था और आपका ध्यान खेल के मैदानों की ओर था। हालांकि उसका लाभ आपको बाद में मिलता है, लेकिन उस समय यह भी कहा जाता था, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, है ना? कुछ उस तरह की भी मुझे याद आता है कि बचपन में कहा करता था पढ़ाई कर लो, डिवीजन अच्छी आ जाएगी। ये तो वो जो बालक प्रभात खेल के मैदानों की ओर उन्मुख था और गोस्वामी चौक से निकलते हुए आसपास के साहित्यिक परिवेश से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा था। फिर वो अपने माध्यमिक कक्षाओं में आए। ये इच्छा मेरी है कि आपके मन में फिर कब ये भाव जगा कि मैं कार्टूनिंग की तरफ बढ़ूं? मतलब वो कुछ प्रसंग याद आ रहा है कि वो ठीक है आपके आसपास थे, लेकिन खेल के मैदान से अचानक कार्टूनिंग की ओर बढ़ना, वो कैसे विकसित हो? वो संस्कार कैसे आपके मन में पड़ते हैं? नहीं, पहले तो कार्टूनिंग ही थी। पहले हम खेल नहीं, इतना खेलते नहीं थे। कार्टूनिस्ट के रूप में ही काम करते थे और सबके आंखों में एक सपना था कि हम इस कार्टून कला में कहीं और आगे जाएं। हम भी पंकज भाई साहब की तरह आगे निकले, लेकिन बहुत से लोग निकल नहीं पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि किशोर वय एक ऐसी संवेदनशील अवस्था होती है जहां दिमाग चारों तरफ घूमता है। कभी आपको लगता है कि आप कार्टूनिस्ट बन जाएं, कभी आप किसी बड़े गायक से मिलते थे तो लगता था गाना गाएं, कभी संगीत सीखने की मन में इच्छा बलवती होती थी, तो कभी लगता था कि नहीं, सुनील गावस्कर का जो है रिकॉर्ड देखते थे बल्लेबाजी करते हुए, आकाशवाणी में कमेंट्री सुनते थे, टीवी तो उस वक्त हुआ ही नहीं था, तो लगता था कि खेल में जाएं। लेकिन मन भटकते भटकते ऐसा रहा कि जब मैं सीनियर सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में आया, उस समय शार्दुल माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते थे, वहां क्रिकेट टीम बनी। उस क्रिकेट टीम में मैं शामिल हुआ तो क्रिकेट का इतना ज्यादा शौक लगा कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे खिलाड़ी बनना है। और हम धुआंधार दिन हुई या रात हुई, खूब क्रिकेट, मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे। मोहल्ले के पास सादुल स्कूल, हमारा स्कूल बहुत ज्यादा दूर नहीं था, तो उसका एक ग्राउंड था, तो वहां भी हम शाम को देर शाम तक क्रिकेट खेलते थे। तो उस दौर में लगा कि क्रिकेट में आगे बढ़ेंगे। मैं अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी के लिए राजस्थान टीम में प्रोबेबल्स या संभावित जो टीम थी उसके अंदर चयनित हुआ, लेकिन अपरिहार्य कारणों से मुझे
जो अंतिम एकादश होती है उसमें चयन नहीं किया गया। उस समय बीकानेर में क्रिकेट का माहौल था ही नहीं। वहां फुटबॉल होती थी, लोग मगन सिंह राजवी, चैन सिंह राजवी जैसे आरएससी के बड़े खिलाड़ी जो भारतीय टीम में खेलते थे उनको देखते थे, उनके आदर्श फुटबॉल के खिलाड़ी हुआ करते थे। क्रिकेट में ऐसा कोई आदर्श ही नहीं था, लेकिन हमने क्रिकेट खेला और क्रिकेट उस दौर में एकदम से हमारे देश में आकाशवाणी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से घर घर तक पहुंच गया और लोगों को लगा कि क्रिकेट में बहुत कुछ है, तो लोग क्रिकेट खेलने लगे और बीकानेर में चारों तरफ क्रिकेट दिखाई देने लगा। अच्छा प्रभात जी, जब मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे आप, कोई जी। ऐसा प्रसंग याद है कि पड़ोस में किसी मकान के कांच तोड़ दिए हो, दरवाजे तोड़ दिए हो, चौके छक्के मारने के चक्कर में किसी की चोट पहुंची हो? क्योंकि चोट मोहल्ले तो में देखिए उसके बहुत, जी जी, ऐसे कई प्रसंग हैं। जैसे हम चौक के बीच में खेलते थे और हमारा हाँ गोस्वामी चौक जो आसपास उसके कई मोहल्ले थे। हमारी एक हाँ तरफ मालियों का मोहल्ला था, हमारे पीछे तरफ कुम्हारों का मोहल्ला था, हमारी दाईं तरफ मोहल्ला चूनगरान था जहां से राज्यपाल उत्तर प्रदेश के मोहम्मद उस्मान आरिफ जैसी हस्ती जहां से निकली। तो नेचुरल है कि बीच में मोहल्ले में अगर आप सड़क के बीच में खेलेंगे तो बहुत से लोगों को चोट भी लगेगी, बहुत से लोग पीछे दौड़ते थे, कई बार पिटाई भी हुई। और हमारे पास में कई घर ऐसे थे जहां पर आंगन में रसोई बनते वक्त वो बॉल हमारी गिरती थी, किसी के आटे में गिरी, किसी के पानी की बाल्टी में गिरी। तो बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से हम लोगों को उलाहने मिलते थे और हमसे कहते थे कि ग्राउंड में जाओ, यहाँ कोई क्रिकेट खेला जाता है क्या। लेकिन बाल मन था, किशोर वय थी, उत्साह बहुत था, जाए कहाँ, खेलेंगे, मोहल्ले में खेलेंगे। और मजे की बात ये थी कि हम जितने लड़के थे सब अपने अपने माता पिता को रोक लेते थे कि हमारे इस दल से किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। अच्छा। तो क्रिकेट का आपका ये जुनून और उधर भाई जी पंकज गोस्वामी जी की प्रेरणा से कार्टूनिंग में प्रवेश। अच्छा, पंकज जी तो अध्यापन में भी जुड़े हुए थे, कॉलेज में शिक्षक जी, भी थे वो। तो बिल्कुल। कभी उनको शैक्षिक जीवन ने आपको मोटिवेट नहीं किया कि मैं भी पढ़ कर के कहीं अध्यापक बनूं या विश्वविद्यालय या कॉलेज में शिक्षण के क्षेत्र में जाऊं? इस तरह की फील कभी नहीं हुई? जी, ऐसी कभी फीलिंग आई नहीं, ना कभी किसी से इस तरह की बात भी हुई। कभी हमने पंकज जी से ये पूछा भी नहीं कि भाई आप प्राध्यापक बने हैं। उसके बाद उसी दौर में हमारे एक मुरलीधर गोस्वामी थे जो क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। हम्म, वो जुडिशियल सर्विस में आए और मजिस्ट्रेट बने थे। तो बहुत बड़ा एक काम उस वक्त माना गया था, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई थी। लेकिन मुझे लगता था कि मेरे सपनों में क्रिकेट है, क्रिकेट खेलना है, मुझे आगे बढ़ना है। हालांकि मैं इस बात को समझ रहा था कि ना तो मेरे पास संसाधन थे, ना मैं उस तरह के बल्ले या गेंद ले सकता था। हम आपस ट्रेनिंग में नहीं मिल मोहल्ले पाती। में कंट्रीब्यूट करके, चंदा करके क्रिकेट खेलते थे, लेकिन फिर भी हम जिला स्तर पर और विश्वविद्यालय में जब कॉलेज में आए थे तो इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट भी खेली और कई टूर्नामेंट खेले। क्रिकेट का जुनून था, लेकिन अ, असफलता जब आपको हाथ लगती है तब लगता है कि क्या किया जाए। तो आपको बस एक किस्सा और बताता हूं कि 1980 में मैंने स्नातक परीक्षा पास की थी, है ना। मैं कॉमर्स का विद्यार्थी था, मतलब ना चाहते हुए कॉमर्स का विद्यार्थी था। कॉमर्स मैंने पढ़ी लेकिन मेरा मन कभी नहीं लगा। मुझे लगता था मैं साहित्य का व्यक्ति हूं, मुझे साहित्य से लगाव है, मुझे हिंदी साहित्य पढ़ना चाहिए था या मुझे कला संकाय में जाना चाहिए था। लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या दिमाग में इस तरह की खुरापातें आती थी कि भाई साइंस लीजिए या कॉमर्स लीजिए, उसमें बड़ा भविष्य है, आर्ट्स वालों का कोई भविष्य नहीं होता। कई लोग कहते थे ऐसे। हमारे एक टीचर थे, हम जब 8वीं कक्षा में थे तो एक साइंस के टीचर थे, उनका आखिरी पीरियड होता था तो वो बड़े मनोविनोद के लिए या मजे के लिए या जानबूझ के, मैं इसको तो समझ नहीं पाया था उस वक्त, वो सबसे पहले आते और कहते कि जिसको मैथमेटिक्स लेना है वो सबसे आगे बैठो। उसके बाद वो कहते थे कि जिसको बायोलॉजी लेना है वो उसके पीछे बैठो। फिर कॉमर्स लेने वाले उनके पीछे बैठेंगे और जिसको गाड़ा चलाना है, तांगा चलाना है, तो वो यानी आर्ट्स लेनी है तो वो सबसे पीछे बैठेंगे। मैंने उनको कहा कि कला के प्रति इतना दुराग्रह क्यों है आपके मन में?
तो उस समय तक मतलब ये हो गया था कि क्रिकेट खिलाड़ी बनेंगे, लेकिन अब फिर लौटता हूं उसी बात पे कि स्नातक करते करते 1980 में ग्रेजुएशन कर लिया था, और उसी वर्ष ग्रेजुएशन के तत्काल बाद आकाशवाणी बीकानेर में इस तरह की उद्घोषणा हुई कि हम यहाँ पर अस्थायी उद्घोषक यानी कैजुअल अनाउंसर्स की एक पैनल बना रहे हैं, तो जो भी इच्छुक है वो टेस्ट दे। तो मैंने भी अप्लाई किया, क्योंकि बेरोजगारी के दिन थे, 6 ड्यूटी मिलती थी उस वक्त, 25 रुपए की एक ड्यूटी हुआ करती थी। तो आप देखो, अगर 6 ड्यूटी मिलती तो 150 रुपए आपको जेब खर्च के रूप मिलता था। तो मैं कैजुअल अनाउंसर भी हो गया, और उसी दौर में नवंबर महीने में बीकानेर में एक रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ, राजस्थान बर्क्स उत्तर प्रदेश। तो हमारे जो स्टेशन डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि बहुत ही नामचीन कमेंटेटर आदरणीय मुरली मनोहर मंजुल जी और गुरदेव सिंह, जो जसदेव सिंह जी के सुपुत्र थे, कमेंट्री में भी बहुत बड़ा नाम था उस समय उनका, वो कमेंट्री करने आ रहे थे। तो बीके सिन्हा एक स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे आकाशवाणी बीकानेर में। उन्होंने कहा कि प्रभात, तुम भी ट्रायल पर कमेंट्री करो, मैं चाहता हूं एक नई पीढ़ी भी तैयार हो, ताकि ये जो पीढ़ी अभी जो बहुत आगे बढ़ रही है वो कभी न कभी अस्ताचल की ओर जाएगी, तो उस समय के लिए एक पीढ़ी तैयार करना चाहता हूं। तो मुझे लगा कि मैं अनाउंसमेंट तो करता ही था, मुझे लगा कि शायद मैं क्रिकेट खेलने में उतना सफल ना हो पाऊंगा जितना क्रिकेट को बोलने में सफलता मिल जाए। इसी प्रेरणा से, एक अंतः प्रेरणा थी इस, और डायरेक्टर साहब का एक, वो मान लीजिए कि एक प्रोत्साहन था। मैंने पहली बार ट्रायल पर कमेंट्री की, और बहुत मुझे स्नेह मिला बीकानेर के लोगों का। मुरली मनोहर मंजुल ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि बेटे, तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम्हारे फ्लो बढ़िया है, और थोड़ा क्रिकेट में अपने आप को और समृद्ध कर लो, और तुम प्रयास करो, तुम अच्छे कमेंटेटर बन सकते हो। तो वहां मैंने बल्ला छोड़ा और माइक थामा, जो आज 4 दशक के पार माइक आज भी मेरे हाथ में है। अच्छा प्रभात जी, जब आप कमेंट्री की बात करते हैं, क्योंकि हम भी उसी पीढ़ी के हैं और रेडियो कमेंट्री सुन करके, चाहे वो मंजुल जी हैं या जसदेव सिंह जी हैं, उस समय के 3, 4, 5 हिंदी कमेंटेटर थे, और मेरे ख्याल नरोत्तम थे, सुशील दोषी थे। इन लोगों को सुन करके हम बड़े हुए। टीवी तो बहुत बाद में आया, बल्कि एक दौर था जब हम टीवी की आवाज कम करते थे, टीवी का स्क्रीन देखते थे, रेडियो की कमेंट्री सुनते थे। तो वो आवाज का जो जादू कमेंटेटर के पास था, तो आज आपने बहुत सारी पुरानी स्मृतियों को जीवंत किया। थोड़ा सा यदि आपके लिए संभव हो और आप चाहें, क्योंकि इतनी कमेंट्री की है आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस की, कोई ऐसा क्षण याद आ रहा हो उस रोमांच को आज फिर उस कमेंट्री के माध्यम से जीना चाहें, तो जो हमारे दर्शक है उनको थोड़ा आनंद आएगा कि किस प्रकार से एक कमेंटेटर पूरे दृश्य को कल्पना करता है। वो तो खैर देख रहा है, अभी आपको कल्पना करनी पड़ेगी। तो कैसे उस बैट और बल्ले के बीच जो संघर्ष है, एक बॉल के लिए जब संघर्ष होता है, तो खिलाड़ियों पर तो रहता है, दबाव रहता है, लेकिन कमेंटेटर भी अपना प्रदेश, अपना देश, वही फीलिंग रहती है, आगे अपने इंसान है। तो उस समय किस तरह से आप अपनी बात को कहते थे? कोई आप देखिए, क्रिकेट में जितना खेलना कठिन होता है, उतना ही क्रिकेट को बोलना भी कठिन है, क्योंकि आपको निरंतर उस पूरे मैदान के माहौल की जानकारी देनी होती है। गेंदबाज जो गेंदबाजी छोर से दौड़ता हुआ जा रहा है, उसके कदम ताल की जानकारी देनी होती है, उसके एक्शन की जानकारी देनी होती है, और उसके बाद में आपको जो बल्लेबाज सामने खेल रहा है वो किस तरह के स्टांस से खड़ा है, उसके विकेट के पीछे विकेट कीपर के अलावा 3 स्लिप है, गली है, कवर है, मिड ऑफ है, लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर, थर्ड मैन की पोजीशन पर एक खिलाड़ी, और एक खिलाड़ी मिड विकेट पे खड़ा है, तो उसकी भी जानकारी देनी होती है। तो आपको एक तरह से हर तरफ का ध्यान, फिर दर्शकों का शोर भी होता है, आपको उस माहौल का वर्णन भी करना होता है कि किस तरह का दर्शक। प्रभात जी, आपने देखकर महसूस किया होगा कि उस समय रेडियो ये ट्रांजिस्टर ले जाना अलाउ था स्टेडियम में, और कमेंटेटर कई बार दर्शकों से कहते थे कि अपने ट्रांजिस्टर की आवाज को धीरे रखें ताकि खिलाड़ी का कंसंट्रेशन भंग नहीं हो। मतलब इतना शोर रेडियो का भी हुआ करता था एक दौर। बिल्कुल, और उसका एक असर हमारे कमेंटेटर बॉक्स तक भी पहुंचता था,
कि दर्शकों का शोर प्लस वो रेडियो बहुत तेजी से सुनते थे लोग, ऊंची आवाज, फुल वॉल्यूम में। तो वो जब वापस हमारे माइक्रोफोन से आके टकराती थी आवाज, तो वो माइक्रोफोन डिस्टर्ब होता था। तो हम कई बार ये भी कहते थे कि भाई आप अपना ट्रांजिस्टर थोड़ी धीमी वॉल्यूम में, धीमी गति में भी साउंड में बजाएं, ताकि हमारे कमेंट्री भी डिस्टर्ब ना हो और मैदान के बीच खेल रहे खिलाड़ी को भी उससे कोई बाधा ना पहुंचे। तो इस तरह से हो गया कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि आज अभी खेल शुरू हो रहा है दिल्ली के, अब अरुण जेटली स्टेडियम में चारों तरफ खचाखच भीड़ है, मौसम बहुत ही सुहावना है और गेंदबाज चल रहे हैं, कपिल देव गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं और सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी ब्रूट या कोई भी आप नाम लीजिए तैयार खड़े हैं खेलने के लिए। दाएं हाथ से दौड़ते हुए कपिल देव पेविलियन छोर से जाते हुए उन्होंने स्टंप के पास पहुंचे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पहली गेंद चमचमाती हुई लाल गेंद स्टंप के बाहर निकली। अंपायर ने बहुत ही घूर कर देखा उनकी तरफ, क्योंकि अंपायर के पीछे खड़े खिलाड़ी ने हल्की से एक अपील की थी। अंपायर ने देखा कि बॉल जबकि बाहर जा रही है, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है, फिर भी ये अपील क्यों हो रही है। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। या कभी कि शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पे जाके उसे कट किया पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, बेहतरीन शॉट और दनदनाती हुई गेंद जा रही है बाउंड्री के लिए। दर्शकों का शोर गोया माइक्रोफोन के जरिए आपके रेडियो सेट्स पे भी उतरा होगा, जो इस बात का संकेत है कि कलाइयों के बादशाह विश्वनाथ ने एक शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद जो ऑफ स्टंप की बाहर जा रही थी, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और कलाइयों के सहारे से उसे बेहतरीन स्क्वायर कट करते हुए 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। वाह वाह प्रभात जी, आपने तो उन पुराने दिनों की याद दिला दी है और यही लग रहा है कि हम फिर वो 30-40 साल पुराना जो रेडियो कमेंटेटरी का दौर है वहां पहुंच गए हैं। तो ये जो आपका क्रिकेट का जुनून रहा, फिर आप कमेंट्री की ओर बढ़े, ये तो खैर आपने बताया कि आकस्मिक रूप से हुआ, फिर आपने अपने परिश्रम से और अपने उस कला को मांझा। लेकिन कमेंट्री क्रिकेट के अलावा भी और किसी खेल में रुचि रही है कमेंट्री करने की आपकी? देखिए, क्रिकेट के अलावा फुटबॉल में बहुत रुचि थी। हमारे बीकानेर में तो फुटबॉल का ही बोलबाला था, तो मैंने बहुत से फुटबॉल मैचों में भी कमेंट्री की। और एक किट्टू कप होता है अंडर 17, यानी 17 साल से कम उम्र की लड़कियां खेलती हैं, राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, मैंने उसकी कमेंट्री की। और बहुत ही ऐसी परिस्थिति थी, उन दिनों मंडल आयोग को लेकर एक आंदोलन चल रहा था आरक्षण का, ओबीसी वर्ग का। तो 2 कमेंटेटर, एक लखनऊ से और एक गोरखपुर से आने वाले थे कमेंट्री करने के लिए उस राष्ट्रीय किट्टू कप के फाइनल मैच की। तो दोनों रेल रोक को आंदोलन की चपेट में आए और बीकानेर पहुंच नहीं पाए। स्टेशन डायरेक्टर ने कहा कि भाई आप तो माइक्रोफोन से परिचित हैं, आप रेडियो में काम कर रहे हैं, तो आज आप मैच कीजिए और आप कमेंट्री करो फुटबॉल की। फुटबॉल बीकानेर की रगों में दौड़ता है, हमको जानकारी भी थी फुटबॉल की, तो आपके साथ किसी को लगा देंगे। मैंने कहा 90 मिनट के खेल में जिस गति से खेल चलता है, वहां अकेले कमेंट्री करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर कोई साथ है तो कर देंगे। तो मैंने तो भगवान का नाम लिया, ईश्वर का नाम लेके मैं माइक्रोफोन पे बैठा। और मजे की बात है कि जो व्यक्ति मेरे पास बैठे वो कहने लगे कि साहब मैं सिर्फ बीच बीच में कुछ बातें बता दूंगा, कमेंट्री मैंने कभी की नहीं है और फुटबॉल जैसे खेल में तो कर ही नहीं सकता। तो मैंने 90 मिनट अकेले कमेंट्री की। उसके अलावा 1993 में बीकानेर में जिला प्रशासन के तत्वावधान में राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता हुई थी, तो उसकी 2 सेमीफाइनल मैचों की कमेंट्री मैंने की। और इसके अलावा सरदार शहर में एक बार राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी, जिसका प्रसारण अखिल भारतीय स्तर पर देश के सभी आकाशवाणी केंद्रों से था। वहां मैंने कबड्डी की कमेंट्री भी की। तो मैंने फुटबॉल काफी किया, कबड्डी की कमेंट्री एक ही बार की, और हॉकी के कुछ मैच मैंने किए। श्रीराम हॉकी कोटा में हुआ करती थी, एक बड़ा मजेदार हॉकी, फुटबॉल या जिनकी आप बात कर रहे हैं कबड्डी जी, क्योंकि आपने ये गेम खेले नहीं, तो इसका जो तकनीकी पक्ष है उसका प्रशिक्षण, क्योंकि आपको तो अनायास बिठा दिया फुटबॉल की कमेंट्री करने के लिए, तो इसकी जो सारा तकनीकी पक्ष है, तो पहले से आपकी रुचि थी इधर, या आपने उसी दिन या रात में तैयारी करके ये कमेंट्री की? जी, रुचि तो थी। देखिए, अब आपको बात बताऊं कि मैंने 1978 जब मैं
द्वितीय वर्ष मैं पढ़ रहा था, स्नातक। तो उस समय से मैंने खेल लेखन शुरू किया, और खेल लेखन शुरू किया तो मैं लगभग बहुत से खेलों पर राइटअप्स लिखता था। राष्ट्रदूत अखबार में मेरा एक गुरुवार को स्थायी रूप से, कॉलम तो नहीं था लेकिन गुरुवार का जो एक पूरा पेज आया करता था, उसमें एक आर्टिकल मेरा खेल पर हुआ करता था। तो मैं खेलों पर पढ़ने लगा। मेरे पास बहुत से खेलों की तकनीकी जानकारी वाली एक किताब भी थी, बड़ी मोटी सी किताब। हॉकी और फुटबॉल की जो तकनीक थी, उससे हर आदमी राजस्थान का परिचित था। सबको पता है कि खिलाड़ियों की क्या पोजीशन है, सेंटर फॉरवर्ड खेल रहे हैं, गोल में खेल रहे हैं, बैक में खेल रहे हैं, या रक्षक के रूप में खेल रहे हैं। तो ये सब चीजें थी, कुछ किताबें पढ़ी और अपने आप को लगातार समृद्ध भी करता रहता था, ताकि खेल जब हम कमेंट्री रेडियो पे सुनते थे तो उसका मजा अलग आता था कि आपको खेल की जानकारी है। वैसे तो आम आदमी को पूरा मजा आता था खेल में। हॉकी तो एक ऐसा खेल था, जब जसदेव सिंह कमेंट्री करते तो लोग दीवाने हो जाते थे। एक बार एक ओलंपिक खेल से जब वो लौट रहे थे जसदेव सिंह, तो एक महिला ने पूछा कि आप एक बार अपना मुंह खोल के दिखाइए। तो उन्होंने कहा क्या हो गया, कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि कोई मशीन तो नहीं लगेगी, इतनी तेजी से आप बोलते हैं, इतनी मशीन मत बोलते हैं, तो ये क्या कारण है कि आप इतनी गति से बोलते हैं। तो वो देखना चाहती थी। तो उन्होंने बड़े मजे से कहा, उन्होंने कहा ये हमारी मेहनत और श्रम है, हमारा समर्पण है कि हम इस गति से बोलते हैं। मुझे कुछ ऐसा भी ध्यान आ रहा है, जसदेव जी ने हमारे यहाँ आए थे एक बार व्याख्यान देने के लिए। तो जब मिसेस गांधी पहली बार मिली और उन्हें मालूम पड़ा कि जसदेव सिंह है, तो उन्होंने यही कहा कि आपको सुनते सुनते ऐसा लगता है धड़कन रुक गई, क्योंकि मैच का जो रोमांच है ना, एक रन इधर तो उधर, भारत की हार या जीत है ना, पेनल्टी स्ट्रोक मिला, इधर तो गोल हुआ तो जीत गए, इधर नहीं हुआ तो हार गए। तो वो एक किस तरह का रोमांच वो पैदा करते थे। वो तो मुझे लग रहा है कि आपकी सारी बातचीत से कि ग्रेजुएशन करते करते और आपकी पढ़ाई का जो लगभग कंप्लीट हुई ग्रेजुएशन तक की, उस समय आपके जीवन के 2-3 पक्ष बड़े प्रबल हो गए थे। एक तरफ आपने कार्टून के क्षेत्र में अवतरण कर लिया और राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे। उधर क्रिकेट का जुनून, आपने कहा कि कूच बिहार ट्रॉफी तक आप पहुंच गए थे। स्थिति ऐसी रही कि वो अंतिम 11 में नहीं आ पाए। इधर कमेंट्री का और उधर उद्घोषणा, आकाशवाणी के साथ जुड़ाव। तो अब आते आते आपके मन में किस तरह का संकल्प विकल्प रहा कि मुझे कमेंटेटर बनना है, मुझे कार्टूनिस्ट बनना है, मुझे अखबार में जाना है, मुझे रेडियो में नौकरी करनी है? मतलब क्या उस समय क्या सोचा फिर आपने कि किस तरह से आप उस आगे बढ़े? समय फिर ये हुआ कि जब कमेंट्री करने लगे तो ये तो कमेंट पता था कि क्रिकेट कमेंट्री तो करनी है, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये एक अनुबंध आधारित कार्य है जो आपको स्थायी नौकरी नहीं देता। आज तो टीवी में स्थायी नौकरी मिलती है एक कमेंटेटर को, लेकिन रेडियो में कभी ये स्थायी जॉब नहीं हो सकता था। रेडियो के लगभग सभी कमेंटेटर्स किसी न किसी सरकारी या गैर सरकारी सेवा में थे, और वो साल में 2-4 मैच कमेंट्री किया करते थे। लेकिन उसके बाद में मैंने एक बात और बताऊं कि जब एशियाड हुए थे 1982 में, तो मैंने कुछ समय के लिए राजस्थान पत्रिका में काम भी किया। मुझे लगता था कि मैं कमेंट्री के साथ साथ पत्रकार बनूंगा, लेकिन कुछ समय तक काम करने के बाद किसी परिस्थिति से मैं वो उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाया। उस दिन एक संकल्प जयपुर से लेके गया था बीकानेर वापस, कि अब मुझे सरकारी क्षेत्र में नौकरी करनी है और उसके साथ साथ ये कमेंट्री का शौक जो है मेरा वो जारी रखना है, और मैं प्रमुखतः एक खेल की तरफ ध्यान दूंगा। मैंने क्रिकेट पर ही बाद में ध्यान दिया, और मेरे जीवन में, प्रसारण जीवन में अधिकांश मैच, मैंने 100 से अधिक मैचों में कमेंट्री की है सब मिलाकर, लेकिन उसमें सर्वाधिक मैच क्रिकेट के थे। नहीं, लेकिन देखिए वो जो दौर था, 20-22 साल का नौजवान, इतना यश मिल रहा है, इतना ग्लैमर भी कह लीजिए, भले ही आपके आवाज का जादू जिस तरह से लोगों पे छा रहा था और आप लोकप्रिय हो रहे थे, तो ये अनायास फिर अखबार में भी गए आप, उसका अपना अलग चार्म था। तो अनायास सरकारी नौकरी का ये स्वतः स्फूर्त प्रेरणा थी, या अभिभावकों का, मित्रों का, शिक्षकों का किसी का दबाव था कि नहीं सरकारी नौकरी की तरफ बढ़िए आप? नहीं, अभिभावकों का दबाव तो देखो, मैं उन किस्मत वाले बच्चों में था कि अभिभावकों ने कभी हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। उनका अपना संघर्ष इतना कठिन था
कि वो ये सोचते ही नहीं थे कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। और उस दौर में संजीव जी आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग सरकारी सेवा में या तो बाबूगिरी करते थे, या कोई अच्छा, आप जैसे गोल्ड मेडल प्राप्त करके शैक्षणिक व्यवस्था जीवन में ऊपर निकल गए तो वो प्राध्यापक बन जाते थे, शिक्षक बन जाते थे। इसके अलावा कोई तीसरी श्रेणी, कोई वैज्ञानिक या कोई इंजीनियर, डॉक्टर, उस वक्त बड़ा बहुत इस चीज का बड़ा औरा हुआ था इन दो पदों का कि बड़े होके क्या बनेगा, डॉक्टर या इंजीनियर। अक्सर बच्चों से ये पूछते हैं, डॉक्टर कोई ये नहीं कहते था बड़े होके तू प्रशासनिक अधिकारी बने। हाँ, तो वो हुआ। फिर आपको उसके पीछे सरकारी सेवा में जाने के पीछे तो एक माहौल की बात थी कि उस समय अधिकांश लोग सरकारी सेवा में जाते थे क्योंकि निजी क्षेत्र एक तरह से नगण्य सा था। और अगर था भी कोई फैक्ट्री कारखाने से ज्यादा कुछ नहीं था राजस्थान में, तो वहां आपको बड़ी सैलरी देने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे में अधिसंख्य लोगों का जो लक्ष्य होता था वो सरकारी सेवा में जाना था। और संजीव जी, मैं आपको आज फिर से इस पटल के माध्यम से इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मैंने बाद में जब सोचा कि मुझे सरकारी सेवा में जाना है तो मैंने आगे एमए हिंदी में भी किया और पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया, जिसके चयन में उस कोर्स के आपका बहुत बड़ा सहयोग मेरे लिए था। उस समय आप बीकानेर थे, कई बार मेरा आना हुआ, आपके साथ काफी समय बिताया, मुझे याद है वो सारा प्रसंग। मतलब एक तरह से 80 के दौर के बाद, 82 के दौर के बाद तो आपके उस पूरे व्यक्तित्व विकास का मैं दृष्टा रहा हूँ एक तरह से। बिल्कुल। और एक बात और मुझे अच्छे से याद आ रही है, मैं उसको शेयर करना जरूर चाहूंगा आपकी अगर अनुमति हो तो। कि जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो उस दौरान 7 पेपर थे, आप तो जानते ही थे। तो 7 में ये था कि 7वां पेपर जो होता था आखिर में वो होता था अनुवाद और विज्ञापन का। उस पेपर में जो मैंने उस दौर में देखा था लगभग 60, 70, 75 तक नंबर आते थे हर व्यक्ति के, क्योंकि वो पत्रकारिता डिप्लोमा का सरलतम प्रश्न पत्र हुआ करता था। उस दिन मुझे क्रिकेट कमेंट्री का एक अवसर मिला। यहाँ एसबीबीजे का एक टूर्नामेंट होता था, अखिल भारतीय क्रिकेट प्रतियोगिता। तो उसमें मुझे मौका मिला। मैंने डॉक्टर रमेश जैन साहब से, जो उस समय प्रभारी थे पत्रकारिता के, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा तुमको, तुम अपना कैरियर बर्बाद मत करो और तुम्हारे अच्छी पेपर्स हो रहे हैं और तुम कोशिश करो कि फर्स्ट डिवीजन आके इस पेपर में अपना बाकी जो कैरियर में जो आपका औसत जो ठप्पा लगा हुआ है उसको थोड़ा सुधार लो। मेरे अंदर क्रिकेट का जुनून था। मैंने उस समय आकाशवाणी में एसबी खरे थे, वो अब हमारे बीच में नहीं है। एसबी खरे बीकानेर में कभी कार्यक्रम अधिकारी हुआ करते थे। तो उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा क्रिकेट फाइनल में कमेंट्री कर लो तुम। मैंने उनको बताया नहीं कि उस दिन जिस दिन फाइनल है उस दिन मेरा पेपर है। फिर मैंने, आपको याद होगा या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, मैंने आपसे पूछा कि आप एक विद्यार्थी कितनी देर तक परीक्षा केंद्र से में रहकर अपना कॉपी सबमिट करके निकल सकता है। तो आपने कहा था, आपने देखा ये जनरल क्वेरी कर रहा है, तो आपने कहा था 1 घंटे से पहले आपको अलाउ नहीं कर सकते। तो मैंने आपसे भी कहा, तो आपने भी कहा था कि भाई आप, मुझे भी लग नहीं रहा है लेकिन आपका जुनून देखते हुए मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात तो मानोगे नहीं, तो आप 1 घंटे में अगर जितना अधिक कर सकें पेपर तो आप कर लें। मैंने अपने मौसेरे भाई थे, सी स्कीम में रहते थे, उनको कहा कि तुम 3 व्हीलर लेके कॉमर्स कॉलेज के सामने खड़े हो जाओ। बिल्कुल सिनेमैटिक दृश्य था ये कि, और वहां पर जब पेपर चल रहा था तो शोरगुल हुआ। केएल कमल साहब भी वहां पर, जो उस वक्त उसके केंद्र के निदेशक थे, वो आए थे और उन्होंने कुछ देर परीक्षा रुकी रही, लेकिन मैं जुट के काम कर रहा था कि 1 घंटे में जितना अधिक मैं कर सकता हूं कर दूं। तो मैंने वो करके कॉपी आपको थमाई थी और मैं निकल गया था। और वहां से मैं सीधा गणपति नगर, जो रेलवे ग्राउंड जिसको कहते हैं, वहां पहुंचा। मैंने कमेंट्री की। दिन भर मन उथल पुथल मची रही कि अगर, क्योंकि उस समय ये था कि एक पेपर में भी अगर आप फेल हो गए तो आपको टोटल परीक्षा दोबारा देनी होती थी। और मुझे क्या है कि पत्रकारिता के लिए बीकानेर के पूर्व महाराजा और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज डॉक्टर कर्णी सिंह जी ने एक फेलोशिप दी थी खेल पत्रकारिता और जनसंपर्क के क्षेत्र में।
आगे पढ़ाई के लिए। तो मुझे लगा कि उनको भी क्या जवाब देंगे अगर फेल हो गए तो। मैं पूरे दिन कमेंट्री करता रहा और बड़ा परेशान रहा। शाम को मैं गया डॉक्टर रमेश जैन के घर, तो वो बड़े गंभीर मुद्रा में बैठे थे और उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। फिर मैं घंटे भर तक बैठा रहा। फिर मैं जब उठा तो उन्होंने मुझे बस इतना कहा कि तुम बच गए, बस इतना समझ लो। अच्छा। मुझे बड़ी तसल्ली हुई। मैंने कहा बच गए का मतलब ये है कि 33 नंबर 36 नंबर जो भी था मिनिमम पास मार्क वो तो आ गए अपने। तो इस हाँ, हाँ। सोच के साथ मैं निकला। लेकिन बाद में जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे आज भी याद है 56.46% नंबर हुँ, मेरे आए थे। और उस पेपर में जहां बाकी लोगों के 70-75 नंबर आए थे, मेरे 46 नंबर आए। तो वो पूरा अगर पूरा 60 क्लियर नंबर कर भी पाए होंगे आप, हाँ। अगर 60 नंबर हो जाते तो हुँ, शायद मेरी प्रतिशत जो था वो और आगे बढ़ जाता। तो बहुत, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि उस दौर में हम एक टर्म यूज करते थे कि गुड सेकंड डिवीजन। कि फर्स्ट डिवीजन तो बहुत कम लोग होते थे कि आप क्या हो, कि मैं सेकंड डिवीजन। और आप किसी दूसरे से पूछते तो वो कहता मैं गुड सेकंड डिवीजन हूं। तो हाँ। मैं वो डिप्लोमा जब कर पाया तो मेरा हौसला बढ़ा और बाद में मैंने सोचा कि मुझे अब जनसंपर्क सेवा में जाना है। तो वो हुँ, खेल लेखन, वो आकाशवाणी में उद्घोषणा और वो कमेंट्री के अवसर जो मुझे मिले और जो डिप्लोमा मैंने किया, उन सबको मिला जुला कर लगभग 28 साल उस समय होती थी ओवर एज हुँ, सरकारी सेवा में। तो मैं जी। 27 साल 6 महीने की उम्र में पहली बार जयपुर डेयरी में एकमात्र पद पर मुझे चयन किया। मेरा स्वर्गीय प्रमोद भसीन जी ने, जो अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ। तो मैं अभी एक अपने संस्मरण लिख रहा हूं, मैंने उसमें लिखा भी कि जादुई चिराग से निकली नौकरी, हुँ, जयपुर हुँ, हुँ। जैसा राजधानी का शहर और एक पद निकलता हो और किसी का हुँ, दबाव या किसी की सिफारिश या किसी और तरह से कोई मेरिट में भी हो सकता है अच्छा मेरे से, ये सोच के मैं आया था। तो मुझे लगा नहीं था कि मेरा चयन इस एक पद पे होगा, लेकिन कुछ मेहनत थी, कुछ ईश्वर का आशीर्वाद था कि मेरा चयन वहां हुआ और वहीं से सूचना और जनसंपर्क सेवा की राह खुली। हुँ, हुँ, हुँ। खैर फिर तो आपने पीछे मुड़ के देखा नहीं, निरंतर जी जी विभिन्न क्षेत्रों बिल्कुल। में काम करते रहे। अच्छा प्रभात हम्म। जी, फिर एक दौर आया जब आपका लेखन के साथ जुड़ा होता है, विशेषकर व्यंग्य लेखन के साथ। तो जी एक कार्टूनिस्ट के रूप में आपने जो साहित्य में एक तरह से एंट्री ली, कब कब आपको ऐसा लगा या कि मैं एक मतलब व्यंग्य विधा में भी कहीं अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता हूँ? उस वो जी। जो आपकी यात्रा है उसके बारे में कुछ आप उसकी बताएँ? यात्रा में थोड़ा पीछे चलते हैं अपन। हम हाँ, लोग जब बीकानेर में थे तो होली के एक दिन पहले हमारे कुछ मित्र, क्योंकि हमारे गोस्वामी चौक में व्यंग का तो एक संस्कार था। एक दौर में मेरे बाबूजी बताया करते थे कि गोस्वामी चौक में आपसी वार्तालाप, बातचीत जो होती थी वो कविता में होती थी और उस कविता का आधार व्यंग्य हुआ करता था। तो गोस्वामी समाज में व्यंग का एक संस्कार था। फिर कार्टूनिस्ट भी एक व्यंगकारी है। वो विस्तृत व्यंग नहीं लिखता, लेकिन वो 4 लाइन या 2 लाइन के पंच में गागर में सागर भरने की कला जानता है। हुँ, हुँ। तो कार्टून कला का जो एक बीजारोपण हुआ था, कार्टून कला का जो एक संस्कार मिला हुआ था, उससे वो व्यंगकार एक कहीं पीछे मन के अंदर दबा हुआ था। हम हुँ, हुँ। लोग होली पर एक हास्य व्यंग्य की पत्रिका, हस्तलिखित पत्रिका निकाला करते थे। उसमें हमारे समाज के ही लोग करेक्टर हुआ करते थे। उसमें गाने पैरोडी भी होती थी, उसमें दोहे होते थे, उसमें साक्षात्कार होते थे, उसमें लघु कथाएं होती थी और उसमें और भी कई तरह की चुटीली बातें होती थी जिनको लोग सुनकर ठहाका भी लगाते थे और हमको गालियां भी देते थे। हुँ, बहुत से हुँ, लोग इस व्यंग को बर्दाश्त नहीं करते थे, उनको लगता था कि ये व्यंग्य नहीं, ये खुंदक है। और कुछ हद तक वो खुंदक भी होती थी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। तो हुँ, वो एक व्यंग का संस्कार है। लेकिन जब सरकारी सेवा में आए तो मैं उससे पहले मैंने व्यंग लिखा था 1976 में, मुझे आज भी याद है। मैंने पहला व्यंग मुक्ता पत्रिका, जो दिल्ली प्रेस की पत्रिका है, युवाओं हुँ, की पत्रिका थी, उसमें भेजा था। 10वीं क्लास में था। तो बात जमाने जमाने की एक छोटी सी न्यूज पढ़ी थी धर्मयुग में कि एक शोध चल रहा है जिसके अगर उसमें सफलता मिल गई तो आने वाले कुछ सालों में
टेस्ट ट्यूब में बच्चे पैदा होंगे। तो फिर बाद में हुआ भी टेस्ट ट्यूब बेबी, एक जो सबसे पहले जो जिस लड़की का टेस्ट ट्यूब के माध्यम से जन्म हुआ, तो उसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी बड़ा चर्चित भी हुआ था। तो मैंने उसको लेके एक व्यंग लिखा था, सावित्री और सत्य, वो क्या उनके बारे में। अच्छा। तो वो व्यंग मुक्ता पत्रिका में छपा। फिर कुछ व्यंग मैंने लिखे तो स्थानीय स्तर पर एक अखबार हमारे थे बीकानेर में, युग पक्ष, उसमें कुछ व्यंग छपे। लेकिन जब सरकारी सेवा में आए तो खेल लेखन तो चलता रहा था, तो सरकारी सेवा में आने के बाद खेल लेखन भी धीरे धीरे कम हो गया। तो मैंने 78 से 1992 तक निरंतर 1500 आर्टिकल मेरे पत्र पत्रिकाओं में, देश की सबसे सारी पत्र पत्रिकाओं में, मेरे अखबारों में, मेरे खेल पर, सर्वाधिक खेल पर, उसके अलावा सांस्कृतिक गतिविधियां, संगीत पर भी बहुत सी हस्तियों के इंटरव्यूज किए थे मैंने, तो उनकी भी, मंच के कलाकारों के इंटरव्यू किए, फिल्म कलाकारों के इंटरव्यू किए, तो वो भी छपते रहे फुटकर तरीके से। लेकिन मोटे रूप में मैं खेल लेखक था, खेल पत्रकार था। तो वो फिर क्या है, खेल पत्रकारिता भी एक तरफ बंद हो गई, क्योंकि सूचना जनसंपर्क सेवा में जब आया तो न रात देखी न दिन देखा, इतनी दौड़ भाग हुआ करती थी कि सवेरे निकलते थे घर से, रात को आने का पता नहीं होता था। तो बहुत ही वो ऐसा एक चुनौतीपूर्ण कार्य था कि जिसमें चयनित होने के बाद विकास का एक नया रास्ता खुला कि हमको विकास लेखन हर महीने 3 विशेष आलेख लिखकर भेजने होते थे। वो विशेष आलेख में 2 विशेष आलेख तो हमारे होते थे कि विकास पर, जो राज्य सरकार का विकास है, जो जिला स्तर पर विकास कार्य है, उसको लेके आप 2 आर्टिकल भेजेंगे, और तीसरा आप अपने जिले की सांस्कृतिक विविधताओं पर, इतिहास पर, और उसकी कलाओं पर, उसके संगीत के माहौल पर, उसकी धरोहर पर लिखेंगे। तो इस तरह से एक नया रास्ता मिला लिखने का। विकास और सांस्कृतिक लेखन 25 साल और करीब 3 महीने जो सूचना जनसंपर्क सेवा में बीते, वहां पर यह काम किया। रिटायरमेंट के बाद पुनः मेरा व्यंग का जागा और मैंने व्यंग लिखना शुरू किया, और बहुत कम समय में लगभग 500 व्यंग तो मेरे छप चुके हैं। 6 व्यंग संग्रह मेरे आ चुके हैं। एक मेरी आकाशवाणी रेडियो के प्रसारण के बदलते आयामों पर किताब आ गई है, और एक यात्रा वृत्तांत, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इसी विश्व पुस्तक मेले में जनवरी माह में ही आने वाला है। अच्छा प्रभात जी, एक व्यंग लेखक के रूप में आपने जैसा बताया कि 500 से अधिक व्यंग आपके छपे, क्या लगता है व्यंग्यकार के रूप में जो ये व्यंग विधा है, इसका उद्देश्य क्या है? ये पाठक को हंसाने के लिए है मात्र, या कहीं ना कहीं समाज को आप उसका आईना दिखाने की कोशिश भी करते हैं? देखिए, ज्यादातर क्या है कि बहुत से लोग हैं जो व्यंग को हास्य का माध्यम मानते हैं, जबकि परसाई जी ने कहा था कि व्यंग हंसाने की विधा नहीं है। व्यंग्य हमारे आसपास बिखरी हुई विसंगतियों पर को प्रस्तुत करना है आम आदमी के सामने, उसको उन विसंगतियों के प्रति न केवल जानकारी देनी है बल्कि उनको जागरूक करना भी है। तो व्यंग्य विसंगतियों का एक रचनात्मक प्रस्तुतिकरण होता है। जो खालिस व्यंग्य है वो चुभोता है, उसके जो पंच हैं आपको भीतर तक चुभोते हैं, मन में आपके उद्वेलना उत्पन्न करते हैं, आप उद्वेलित होते हैं, आपको आक्रोश भी आता है। और वो जो एक कहते हैं कि जो ह्यूमर पक्ष उसका है, जो विनोद पक्ष उसका होता है, उससे जो एक गुदगुदी सी मन में होती है, जो एक मुस्कुराहट चेहरे में तहती है, वो मुस्कुराहट किसी चुटकुले वाली या किसी हास्य कविता को सुनकर हंसने वाली मुस्कुराहट नहीं है। वो एक मुस्कुराहट है जो आपको वेदना से भी भरती है। व्यंग में आक्रोश भी है, व्यंग में करुणा का भाव भी है। हर आदमी ने बचपन में हरिशंकर परसाई जी को पढ़ा होगा, और भोलाराम का जीव एक ऐसी व्यंग कथा है जिसमें प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर जबरदस्त पंच हैं, कटाक्ष किए हैं, लेकिन अंत में आते आते उसमें करुणा का भाव भी है। तो व्यंग अलग है और हास्य अलग है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन क्या है, जैसे हमारे यहाँ आज का दौर ऐसा आ गया है कि असहमति को नकारात्मक भाव से देखते हैं,
जी। तो एक व्यंग्यकार के रूप में कभी किसी चुनौती का सामना करना पड़ा आपको इस स्थिति को लेकर के? देखिए मैं अभी तक तो ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि आज साहित्य में पढ़ने की अभिरुचि कम हो गई है। एक दौर में साहित्य बहुत पढ़ा जाता था, उसका एक कारण ये भी था। संजीव जी, आप तो इस माध्यम से निरंतर जुड़े हैं कला साहित्य से, तो उस दौर में हमारे लिए पढ़ने के लिए या मनोरंजन के रूप में कुछ खेल हुआ करते थे, पढ़ने के लिए किताबें थी या हमारे सामने सिनेमा था। तो अब लेकिन इतने इतने माध्यम हो गए हैं कि आप कहां पढ़े, कहां देखें, कहां जाएं। सोशल मीडिया एक शॉर्टकट रास्तों को लेकर आया, जिसके माध्यम से अब आदमी 3 घंटे के सिनेमा को देखने में परेशान होता है, उसको 30 मिनट की या 90 सेकंड की, 30 सेकंड की, 1 मिनट की रील से जो संतुष्टि मिल रही है, वो ऐसी उसको 3 घंटे की फिल्म में नहीं मिलती। तो धीरे धीरे लोगों को शॉर्ट में कट ज्यादा पसंद आने लगे, और पतली गली से अपनी मंजिल तक पहुंचने के जो रास्ते ढूंढते हैं लोग, वो साहित्य पढ़ना भी अब धीरे धीरे हमारे जीवन में कम हो गया है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि व्यंग को अब उच्च स्तर पर इतना नहीं पढ़ा जाता कि उसको पढ़कर उस पर कोई प्रसंज्ञान लिया जाए या किसी व्यंग्यकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। व्यंग में असहमति है, लेकिन लोग बच के भी लिख रहे हैं, ये भी एक बात है। कोई आपका अनुभव कि आपके किसी व्यंग से कोई व्यक्ति या संस्था उसको कहीं ऐसा लगा हो, असहज महसूस किया हो उसने, कोई ऐसी स्थिति कभी ऐसी आई स्थिति है? देखिए, कोई संस्था तो नहीं, लेकिन हमारे बहुत से व्यंग्यकार साथी हैं, साहित्यकार साथी। व्यंग्यकार तो नहीं कहूंगा, साहित्यकार साथी, जिसमें व्यंग्यकार भी हैं। उन लोगों को इस बात की बड़ी आपत्ति रहती है कि मैं बहुत से व्यंग्य साहित्यिक विसंगतियों पे लिखता हूं। मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि जो साहित्यकार समाज के लिए एक आदर्श पुरुष है, जो साहित्यकार जिसके पद चिन्हों पर चल के समाज आगे बढ़ना चाहता है, वो साहित्यकार जो समाज को सच का आईना दिखाता है, अगर उसके भीतर विसंगतियां भरी हैं, अगर वो पुरस्कार लेने के लिए धड़ेबंदी करता है, वो समूह बनाकर अपने लोगों को आगे बढ़ाता है और अच्छे लेखकों को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, उनकी रचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उनके रचनाओं पर कमेंट नहीं करते, उनको प्रोत्साहन नहीं देते, उनको ये नहीं बताते कि साहित्य में या व्यंग्य में आप आगे बढ़ें तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, एक अच्छा व्यंग्यकार बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये समझाने वाला, ये बताने वाला, ये इस व्यंग्य की दृष्टि से आपको शिक्षित करने वाला कोई नहीं है। तो साहित्य में बहुत सी विसंगतियां है। पुरस्कार को लेकर हमेशा नुक्ताचीनी होती ही रहती है। जब पुरस्कार घोषणा हो जाती है तब भी होती है, किसी को मिल जाए तो आपत्ति होती है, किसी को ना मिले तो आपत्ति होती है। तो इस तरह की विसंगतियां साहित्य में हैं। तो मैं अगर उन विसंगतियों पर भी लिख रहा हूं, मैंने बताया एक व्यंग्यकार को। जी हाँ, आपने हर विधा में काम किया, रेडियो में काम किया, टीवी में काम जी, किया, जी, जनसंपर्क सेवाओं में काम किया, अखबारों में काम किया, और साहित्य के तो आप मूलतः विद्यार्थी हैं ही। आज जब आप देखते हैं इन सारे माध्यमों को, तो क्या लगता है इन माध्यमों में आपको कौन सा माध्यम बहुत अधिक ईमानदार लगता है? या इस सवाल को यूं पूछूं मैं कि आपको क्या लगता है कि यहाँ बहुत शोर ज्यादा है, टीआरपी की अंधी दौड़ है, कहीं विचारों की कमी है, या कहीं ये प्रभावी लगते हैं जिन माध्यमों में आपने काम किया, जिनसे आप जी, जुड़े देखिए हुए? आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बाकायदा टीआरपी की दौड़ में है, और उस अंधी दौड़ में वो अपने नंबर कट ना हो जाएं, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए आप देखिए कि धीरे धीरे जिस सोशल मीडिया में एक प्रभाव डाला था समाज के ऊपर, वो असर अब कम होने लगा है। लोग अब समाचार माध्यमों की विश्वसनीयता पर, जो अखबार की विश्वसनीयता पर आम आदमी को विश्वास था, उतना आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समाचार माध्यमों पर विश्वास नहीं है। लोग क्यों कहते हैं कि क्यों किसी खास विचारधारा से जुड़े हुए हैं या किसी खास व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, ये सब जो हम देख रहे हैं उसके कई सामाजिक आर्थिक कारण हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो मीडिया का स्वरूप था, जो मीडिया पहले था, कि पहले कहते थे लोग
कि अखबार संपादक का हुआ करता था। आज क्यों कहते हैं कि अखबार मालिक का हुआ करता है? मालिक जो चाहता है वो न्यूज जाती है, मालिक जो चाहता है वो न्यूज कटती है। तो ये परिस्थितियां किसी न किसी प्रतिस्पर्धा, किसी न किसी व्यावसायिक मजबूरी के चलते भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि सारे माध्यम बिल्कुल ही ऐसे हो चुके हैं, नहीं। अखबार भी आज बहुत मुखर होके बहुत सी स्टोरी छापती हैं, बहुत से समाचार छापते हैं। टीवी की दुनिया में भी आप देखिए बहुत से चैनल हैं जो आज भी बेधड़क होकर अच्छे समाचार देने के लिए आगे आते हैं, अच्छी जो सच है उसको दिखाने की हिम्मत करते हैं। लेकिन ओवरऑल एक ऐसा इम्पैक्ट बना दिया गया है कि साहब मीडिया अब वो मीडिया नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। जबकि मेरी नजर में ऐसा कुछ नहीं है, आपके सोचने और देखने की दृष्टि का फर्क है ये। अच्छा गोस्वामी जी, आपने एक बात कही अभी जी कि सोशल मीडिया के इस दौर में साहित्य को पढ़ने पढ़ाने की प्रवृत्ति बहुत कम हो रही है। जी ऐसी स्थिति में साहित्य का जो गांभीर्य है, साहित्य में जो गंभीरता निहित है, सोशल मीडिया के इस दौर में कैसे हम उस गंभीरता को बचाने के लिए समाज के उस बौद्धिक वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? कैसे बचाएं उस गांधीर्य को साहित्य के? जी देखिए, अब एक बात बता रहा हूं कि प्रकाशित पुस्तकों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। पुस्तक मेलों में भीड़ लगी रहती है, लोग पुस्तक खरीदते भी हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आजकल पुस्तकें ड्राइंग रूम की शोभा बनती हैं इसलिए खरीदते हैं, या पुस्तक मेले के किसी स्टॉल पे जाके आप 10 किताब खरीद कर अपने आप को प्रबुद्ध वर्ग में शामिल करवा सकते हैं। ये इंटेलेक्चुअल वर्ग की जो एक लॉबी है उसमें आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने भी लिखित साहित्य को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। आज आप देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद प्रेमचंद उनके आगे मुंशी अक्सर लगाया जाता है, लेकिन इस पर भी लोगों को आपत्ति है कि मुंशी एक पदवी थी, वो उनके लेखन से उसका कोई सरोकार नहीं था। तो प्रेमचंद को आज सोशल मीडिया पर काफी पढ़ा जाता, मैं सुना जाता है। मैंने खुद ने अभी 4 घंटे में गोदान दोबारा किसी दौर में साहित्य में थे तब पढ़ा था। जब स्नातकोत्तर एमए हिंदी में कर रहे थे तो गोदान पढ़ा ही था। लेकिन मैंने गुलजार द्वारा निर्देशित और प्रस्तुत गोदान 4 घंटे तक यूट्यूब पर देखी। यूट्यूब भरा पड़ा है जहां पर मूर्धन्य साहित्यकारों की कहानियां, किस्से, नाटक और उनकी कविताएं, उनकी गजलें, उनके लिखे हुए बहुत उनका लिखा हुआ साहित्य यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के अन्य मंचों के माध्यम से, साहित्यिक समूहों के माध्यम से, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसके माध्यम से आम आदमी तक पहुंच रहा है। और यह भी है कि आम आदमी काम करते करते ईयरफोन लगाता है, सुन रहा है उन चीजों को। मैंने स्वयं ने आपको एक उदाहरण देता हूं। शरद जोशी जो मूर्धन्य व्यंग्यकार हैं, थे हमारे देश के, थे क्या हैं आज भी। शरद जोशी अपनी, कोई भी लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से, चाहे वो अनंत यात्रा पर निकल गया, अमर हो गया, लेकिन वो अपनी लेखनी से अमर है, हमारे बीच में। शरद जोशी की एक व्यंग रचना दो जूतों की कहानी मैंने साहित्य तक यूट्यूब चैनल पे पढ़ी थी, जो आज तक जो न्यूज चैनल है इंडिया टुडे समूह का, उसका एक साहित्य तक यूट्यूब चैनल है, बहुत लोकप्रिय है, जो हर साल एक वो साहित्यिक समारोह भी करते हैं दिल्ली में, लखनऊ में और भी कई शहरों में। तो वहां मैंने जब दो जूतों की कहानी व्यंग पढ़ा था शरद जोशी का, उसको 6 लाख से अधिक व्यूज मिले। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो 6 लाख की 6 लाख जिन्होंने पूरा सुना होगा, लेकिन 6 लाख लोगों की नजर उस पर गई, यह बहुत बड़ी बात है। आज की भागदौड़ में कोई किसी की तरफ देखता नहीं है। अगर 6 लाख लोगों ने कुछ पल रुक के, या किसी ने, क्योंकि वो मात्र 6 मिनट का व्यंग था, तो बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। तो हम आज अच्छी रचनाओं में, तब मुझे लगा कि अच्छा साहित्य, अच्छा लिखा हुआ, अच्छी लिखी हुई रचना को पढ़ने वालों की कमी भी आज नहीं है। ये एक दौर इसलिए है कि एक इंस्टेंट राइटिंग का जो एक दौर चला है कि हर आदमी कवि है, हर आदमी कहानीकार है, हर आदमी उपन्यासकार है, हर आदमी व्यंग्यकार है। मैं जब व्यंग में लिख रहा हूं तो मुझे पता है कि हजारों लोग व्यंग में लिख रहे हैं, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जब भी आप अच्छा, श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ लिखेंगे तो पढ़ने वालों की कमी नहीं है। अब लोग अच्छा पढ़ना चाहते हैं,
फालतू चीजें पढ़ने में उनको वक्त जाया करने की इच्छा नहीं होती। अच्छा प्रभात जी, आपके जीवन के, जैसा मैंने पहले भी कहा, बार-बार इस बात को अपन रेखांकित कर रहे हैं कि बहुत सारे पक्ष रहे आपके सृजनात्मक जीवन के। जी। आपको एक शब्द में अपने इस पूरे जीवन को व्याख्यायित करना हो, तो वो कौन-सा शब्द होगा जिसमें आप अपनी पूरी यात्रा को समाहित करने की कोशिश करेंगे? कुछ सोच पा रहे हैं उस दिशा में? बहुत मुश्किल मुश्किल में डाल दिया आपने। एक शब्द में अपने पूरे जीवन को समेटना, बस यही है कि मैंने जो कुछ चाहा था, उसमें पाया भी बहुत कुछ। ईश्वर की अनुकंपा रही, माता-पिता का, गुरुजनों का, अग्रजों का आशीर्वाद रहा, मित्रों की शुभकामनाएं रही कि मैं काफी कुछ हासिल कर पाया। और आज इस स्टेज में पहुंच के जब मैं कि 65 पार जा चुका हूं, मुझे लगता है कि मेरे भीतर जो भी योग्यता थी, वो इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं कोई कालजयी लेखक बन जाऊं। लेकिन मैंने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी समाज को प्रस्तुत किया, उसमें मुट्ठी भर प्रोत्साहन, मुट्ठी भर उत्साहवर्धन लोगों ने मेरा किया है, और इसके लिए मैं हृदय के अंतःस्थल से उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा प्रभात जी, जी। आप निरंतर लिख रहे हैं, अनवरत लिख रहे हैं। मूल्यांकन तो आलोचक हैं, समालोचक हैं, सोसाइटी है, वो करेगी अपने हिसाब से। लेकिन जैसा आपने कहा कि जो सृजन करता है साहित्य के क्षेत्र में, वो हमेशा जीवित रहता है। आपकी एक लंबी यात्रा साहित्य सृजन के क्षेत्र में, क्या लगता है आपको कि आने वाली पीढ़ियां प्रभात गोस्वामी को किस रूप में याद करें? पत्रकार के रूप में, जनसंपर्क कर्मी के रूप में, सजग संवेदनशील साहित्यकार के रूप में, संभ्रांत नागरिक के रूप में? किस तरह का एक आप चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ियां आपको जब भी याद करें तो उस रूप में करें? मुझे एक लेखक और एक कमेंटेटर के रूप में, प्रसारणकर्ता के रूप में याद करें। जी। मैं बस इतना ही चाहूंगा। एक दिन के लिए आपको कहीं जाना पड़े, सब कुछ छोड़ करके, जी। तो कोई ऐसा अवसर मिले या ऐसी कोई कल्पना हो, तो कहाँ जाना चाहेंगे आप? मैं देश में उत्तराखंड जाना चाहूंगा, जहां प्रकृति ने अकूत सौंदर्य बख्शा है, प्रदान किया है उस क्षेत्र को। और मैं स्विट्जरलैंड तक बर्फ के पहाड़ देख के आया, लेकिन मुझे लगा कि ये पहाड़ तो हमारे घर पे ही है। तो मैं उत्तराखंड जाना चाहता हूँ। आपने कई देशों की यात्रा की दुनिया के, लेकिन दिल तो हमारे भारत में भी, और विशेष उत्तराखंड दिल है हिंदुस्तानी। बिल्कुल। आपने जिस दौर में साहित्य सृजन के क्षेत्र में प्रवेश किया और आज जिस रूप में आप लिख रहे हैं, ये जो 6 दशक की आपकी यात्रा है, हम कहाँ कलम से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के दौर में पहुंच गए हैं। एक लेखक के रूप में, सृजनकार के रूप में क्या लगता है कि तकनीक ने लेखक को और सामर्थ्य दिया है या उसकी आत्मा को छीन लिया है? देखिए, इसमें दोनों पक्ष हैं। तकनीक ने लेखक को बहुत सुविधा भी दी है। एक दौर में लेखक हजारों पन्ने लिख लिख कर फाड़ के फेंक देता था। आज आप लिखो कंप्यूटर पे, और आपके मन में जो बदलाव करना हो, जो संशोधन करने हो, आप कंप्यूटर में ही कर सकते हैं। तो उससे आपका समय बच रहा है, और क्योंकि समय सबसे बलवान चीज होती है, समय अगर आपके पास है तो आप उस बचे हुए समय में और भी रच सकते हैं, अपने आप को समृद्ध कर सकते हैं। तो ये तो बात सही है कि ये तकनीक ने हमें बहुत सुविधाजनक स्थितियां दी हैं, लेकिन दूसरी ओर इस तकनीक ने उस लेखन को कुछ हद तक प्रभावित किया है कि जो मन से झरकर भाव कागज पे उतरता है, वो एआई के माध्यम से कभी संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा, आपने व्यंग्य भी लिखे, पत्रकारिता भी की और प्रसारण माध्यमों से भी जुड़े रहे। सबसे अधिक रिस्क फैक्टर कहाँ लगा आपको? सबसे अधिक रिस्क फैक्टर व्यंग्य में लगता है। मुझे लगता है कि व्यंग्य, आप देखिए कि मैं, क्योंकि शासन और प्रशासन, मैं प्रशासन से लेकर सत्ता के शिखर तक
रहा काम करने का उसके नीचे एक पहाड़ के नीचे खड़े होके, सत्ता के पहाड़ के नीचे खड़े होके काम करने का जो मौका मिला, उससे मुझे लगता है कि व्यंग के प्रति ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छी भावना नहीं है। एक बहुत पुराने अधिकारी जो मैं जिनके सानिध्य मैंने काम किया था, वो भी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एक बार मिल गए मुझे, पूछने लगे कि आप क्या करते हो? मैंने कहा व्यंग लिख रहा हूं। तो उन्होंने कहा यार ये व्यंग तुमने क्यों लिखना शुरू किया यार, ये विरोध का काम है। तो अधिकांश लोगों को, अधिकांश लोग क्या व्यंगकारी कहते हैं कि व्यंग प्रतिपक्ष की आवाज है, व्यंग विरोध का एक मुखर माध्यम है। तो व्यंग के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति नहीं है, और खासतौर से सरकारी क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं है जहां से हम निकल के आए हैं। अच्छा प्रभात जी, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। कलम या कैमरा, क्या पसंद है? कलम। आपने व्यंग्य भी लिखे लगभग 500, 1500 आपने गंभीर लेखन किया विकास और इन सबको लेकर के। क्या क्या आपको बेहतर लगता है, व्यंग में मन लगता है ज्यादा, गंभीर लेखन में? गंभीर लेखन में मन लगता है, व्यंग भी मेरे मन में है। अच्छा, सुबह की चाय अच्छी लगती है, रात की चुप्पी? सुबह की चाय, चुप तो मैं कभी रहा नहीं। अच्छा अखबार या सोशल मीडिया? अखबार। लेखन की प्रेरणा आपका अनुभव या गुस्सा? वो गुस्सा समाज के प्रति भी हो सकता है, व्यवस्था के प्रति भी हो सकता है, तो उसकी प्रेरणा कैसे, किस तरह से मिली आपको लेखन की? समाज में व्याप्त विसंगतियों को देखकर। सबसे ऐसा कठिन विषय जिस पर आपने लिखा हो, कोई याद कर पा रहे हैं? ऐसा कोई विषय नहीं याद आता, क्योंकि कठिन मैंने लिखा ही नहीं। कठिन विषय मतलब कठिन विषय को सरल, कठिन विषय, व्यंग अपने आप में कठिन माध्यम विधा है, व्यंग लिखना बहुत कठिन काम है। कागज या डिजिटल नोट्स? कागज। लिखते समय संगीत पसंद करते हैं या सन्नाटा? सन्नाटा। व्यंग लिखने के पहले आपको हंसी आती है अपने उस कथानक पे, या कहीं चिंता होती है? किस तरह की अनुभूतियों से गुजरते हैं? आक्रोश होता है मन में कि जो विसंगतियां हैं जिनके कारण आम आदमी परेशान होता है, जो चालाकियां हैं प्रशासन की, शासन की, उनसे आम आदमी आहत होता है, तो एक आक्रोश आता है मन में, और कहीं भी हंसी नहीं आती। आज के मीडिया का सबसे बड़ा संकट क्या महसूस करते हैं आप? विश्वसनीयता। एक आपकी ऐसी आदत जिसे आप बदलना चाहेंगे? मैं चुप रहना चाहता हूं। अच्छा, चुप रहना चाहते हैं कोई विशेष कारण? मैं बहुत बोलता रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं थक जाता हूं बोलते बोलते बोलने की मेरी ये जो प्रवृत्ति है, या कहिए शौक है, या मेरी आदत है, वो बचपन से है, अभी तक है, और कमेंट्री ने इस आदत को और बढ़ाया। इसका कभी दुष्परिणाम भुगतना पड़ा? आपने जैसा कहा कि सत्ता में काम किया, अधिकारियों के साथ हाँ, कई बार ऐसे मौके आए, बिल्कुल, तब लगा कि चुप रहना बेहतर होता है। आपने सत्ता के बहुत करीब रह करके, जैसा आपने कहा कि पहाड़ के नीचे रह करके काम किया, तो सत्ता के इतने करीब रह करके और आपका ये जो फ्रीलांसिंग है, स्वतंत्र लेखन, कैसे संतुलन बिठाया आपने आपस में? देखिए, जिस दौर में सरकारी नौकरी में थे, चाहे वो जिला स्तर पर थे, राज्य स्तर पर थे, मुख्यमंत्री के साथ काम किया, तो उस समय जो लेखन था, मैंने आपको बताया कि वो धारा बदल गई थी। उस समय विकास लेखन ही अधिक था। तो उस समय ऐसे लेख लिखे कि सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में, किसी संगीत के बारे में, किसी साज के बारे में, किसी खेल के बारे में, ये लिखा। ऐसा कुछ भी लेखन नहीं किया कि जिससे सीधे सरकार की निगाहों में आ जाए। अच्छा प्रभात जी, हर कोई वायरल होना चाहता है आजकल। आपको क्या लगता है कि जो हमारे साहित्यिक मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, ऐसे दौर में हम उन्हें कैसे परिभाषित करेंगे? क्या उनकी महत्ता रहेगी? देखिए, दो चीजें हैं। वायरल होने का एक मायने ये है कि आप बहुत जल्दी लोगों के नजरों से गुजरना चाहते हैं। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि एक लेखक के रूप में आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ लिखकर लोगों की नजरों से गुजरना चाहते हैं, या नजरों के माध्यम से लोगों के दिल में उतरना चाहते हैं। ऐसा कोई काम करो कि लोगों के दिल में उतरेंगे तो लोग स्थायी भाव से आपको याद करेंगे। प्रभात जी, आपने बहुत सारे सैकड़ों मंचों को संबोधित किया है जी।
सुकून कहाँ मिला? मंच पर वो अपना बात कहने के बाद, या कागज़ पर कोई व्यंग्य या कोई लेख लिखने के बाद? लिखने में जो संतुष्टि मिली वो जीवन में और कहीं नहीं मिल सकती। लिखने में या बोलने में, क्रिकेट कमेंट्री जो मैंने की या जो खेलों पे जो मैंने प्रसारण खेल कमेंट्री की, उसमें मुझे बहुत संतुष्टि मिली। आज भी कर रहा हूँ। जीवन का कोई ऐसा मोड़ जिसने आपके जीवन की धारा को बदला हो, कोई ऐसा मोड़ आया हो जिसने कोई दिशा दी हो, कोई प्रेरणा दी हो और आप उस ओर उन्मुख हुए, या कहीं कोई चिंतन किया, कोई बदलाव महसूस किया? जीवन का मोड़ यही था कि हुँ, पत्रकार बनने की जिद छोड़कर मैं सरकारी सेवा में आया और वहां से आप देखिए कि जयपुर डेयरी में सहायक जनसंपर्क अधिकारी के समकक्ष एक पद हुआ करता था, जनसंचार सहायक। वहां से लेके मैं सूचना जनसंपर्क सेवा में गया। हालांकि मेरा कार्यकाल सूचना और जनसंपर्क सेवा में कम रहा। मैं 6 साल कोऑपरेटिव डेयरी में रहा और 25 साल 3 महीने वहां रहा। तो 25 साल 3 महीने में संयुक्त निदेशक तक मैं पदोन्नत हुआ। हालांकि हुँ, हमारे वक्त में बहुत कम पद थे, तो पदोन्नति का एक संकट निरंतर हमारे सामने था। आज इतने ज्यादा पद हैं कि हमारे सामने जो लोग भर्ती हुए थे वो आज शिखर में, हमारे सेवा के शिखर में बैठे हैं। तो हुँ। लेकिन फिर भी मैं संयुक्त निदेशक पद, जो दूसरा सर्वोच्च पद होता है हमारे विभाग का, वहां तक पहुंचा। मुझे संतुष्टि है, इसमें कोई मुझे पछतावा नहीं है, कोई दुख नहीं है इस बात का। हुँ, हुँ। आजकल किसी परियोजना पर आप काम कर रहे हैं, लेखन या किसी और पक्ष के ऊपर? देखिए, मैं अभी अपने 30 साल के सूचना और जनसंपर्क सेवा के जो संस्मरण है, खट्टे मीठे संस्करण, उस परियोजना पर काम कर रहा हूं। मेरी किताब पद चापों की प्रतिध्वनियां, हुँ, हुँ। जनसंपर्क सेवा के 3 दशक का मैं एक ड्राफ्ट पूरा कर चुका हूं और अब हुँ, हुँ। दूसरे ड्राफ्ट पर मैं काम कर रहा हूं। तो जल्दी ही ये किताब। सेवानिवृत्ति के बाद आप लगातार सक्रिय हैं, कुछ न कुछ लगातार कर रहे हैं, जी, चाहे पर्यटन की बात हो या अच्छा, आपने देश दुनिया की बहुत यात्रा की है। जी। हिंदुस्तान में तो आपको उत्तराखंड सबसे बेहतरीन प्रदेश लगा। दुनिया में जो आपने 8, 10, 15 या देशों की यात्राएँ की हैं, ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ आप बार-बार जाना चाहेंगे? अमेरिका में जाना चाहूंगा। अमेरिका में एक बार गया था 7 दिन के लिए। वहां मैं जाना चाहूंगा। मैंने श्रीलंका 2005 में आकाशवाणी के सौजन्य से मैं क्रिकेट कमेंट्री करने गया था। 15 दिन का वो दौरा दौरा काफी सफल था और प्रकृति के नजदीक मैंने देखा बहुत कुछ। तो मुझे एक छोटे देशों में श्रीलंका, स्विट्जरलैंड मुझे बहुत खूबसूरत लगा, जहां पर की आबो हवा बिल्कुल शुद्ध, आपको पॉल्यूशन या प्रदूषण नाम की चीज नहीं मिलती। वहां भी गया। मैं लंदन गया तो एक अलग तरह का नजरिया था कि ये वो देश है ब्रिटेन, जिन्होंने हमको 200 साल तक गुलामी की जंजीरों में बांधे रखा। आज हमारे लोग उस देश में बहुत अग्रिम मोर्चे पर खड़े हैं और भारतीय मूल के एक प्रधानमंत्री वहां हुए। तो गोया हुँ, ईश्वर ने शायद उन्हें भेजा था कि जिन अंग्रेजों ने तुम्हें गुलाम बना के रखा, आज तुम उन पर जाके राज करो। नहीं, सही बात है, वो बिल्कुल अलग तरह की अनुभूतियाँ हैं। अंतिम सवाल, हमारे जो युवा हैं, उनको किस तरह से आप मोटिवेशन देना चाहेंगे, जो लेखन भी करना चाहते हैं और लेखन के क्षेत्र में निरंतर टिके रहना भी चाहते हैं? लिखना चाहते हैं तो पढ़ने की आदत डालिए। हुँ, हुँ, हुँ। आप जब तक, ये एक चक्की है कि जिसमें आप जितनी बड़ी बोरी गेहूं की डालोगे, आटा उतने ही शुद्ध और अच्छा निकलेगा। तो आप जितना अपने बड़े लेखकों को, मूर्धन्य लेखकों को, कालजयी लेखकों को, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि सब जानते हैं, तो बिल्कुल, बिल्कुल। उनको आप पढ़ेंगे, उतना ही आप अपने लेखन में अपने आप को समृद्ध होता देखेंगे। चलिए प्रभात जी, बड़ा अच्छा लगा आपके जीवन के बहुत सारे अनुभवों पर, आपकी साहित्यिक जी, पूरी जो यात्रा है, उसके कुछ पक्षों पर अपनी बातचीत हुई। समय की अपनी सीमाएँ हैं, मौका लगा तो फिर किसी विशेष पक्ष पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने जी, इतना समय दिया, बहुत-बहुत आभार आपका। और हमारे जो जी, दर्शक हैं, जो इस संवाद को सुन रहे हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो अपनी यूट्यूब कमेंट बॉक्स है, उसमें टिप्पणियाँ करें। इस बातचीत का कौन-सा अंश उनको बढ़िया लगा? वो क्या कुछ और जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से, अपने कमेंट्स के माध्यम से इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएँगे और आपकी जो सवाल होंगे, टिप्पणियाँ होंगी, उन पर भी हम उत्तर देंगे। तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप टिप्पणियाँ लिखिए। आप सभी के टिप्पणियों का हमें इंतज़ार।
भाई प्रभात जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू।